भाई भाई देख सकते हैं आप लोग, कन्हैया कुमार को मारा गया यहाँ पे। भाई भाई हो भाई हो। दोस्तों नमस्कार, मैं जयपाल सिन्हा और आप देख रहे हैं राष्ट्र की धड़कन। भारत में चुनाव का दौर है, यानी लोकसभा का चुनाव, और इस लोकसभा के चुनाव में हर किसी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि कौन आखिर दिल्ली की सत्ता तक पहुंचेगा। और यहां तक कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपना इस गर्मियों के समय में जगह जगह अपने भाषणों के जरिए, संबोधन के जरिए, रैलियों के जरिए जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और अपना खूब पसीना भी बहा रहे हैं। अब देखना तो यह है कि किसने कितना एक तरह से जनता के मन में जगह बनाई कि 5 साल की मेहनत के बाद किसको दिल्ली की सत्ता यानी कि पीएम की पोस्ट संभालने का अवसर देंगे। हालांकि इसमें कई ऐसे दल हैं जो अपने अपने वादों के मुताबिक जनता को लुभावनी भाषण दे रहे हैं, वादे भी कर रहे हैं, मगर सोचने मुद्दा यह भी है कि जो सत्ता, जो पार्टियां, जो भी इस दौर में जो चुनाव चल रहा है वहां पर अगर लुभावनी भाषण देते हैं, जनता को रिझाने का प्रयास करते हैं, तो जहां जहां पर उनकी सरकारें हैं वहां की, उन राज्यों की लुभावनी भाषण, वहां भी उनको अपने जो भी स्टेट हैं, जो उनके राज्य में, जो उनके अंडर में राज्य हैं, उन राज्यों में उन्होंने फिर ये क्यों लागू नहीं किया, वहां पर क्यों इस तरह के लुभावनी भाषणों का उन्होंने पहले प्रयोग किया। दोस्तों, बीजेपी का नारा है 400 पार। अब 400 पार में क्या हकीकत में जनता जनार्दन 400 पार के नारे में क्या इनके साथ है, या फिर जैसे कि कुछ नेता और भी हैं, विपक्ष के नेता हो चाहे कोई अन्य नेता, राहुल गांधी जी कहते हैं कि बीजेपी 150 पर सिमट जाएगी। प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि लगभग 200 तक इनकी सीटें हैं। वहीं अगर केजरीवाल जी को सुने तो वह 230 सीटें तक बता रहे हैं। खड़गे जी हो गए, यानी कि हर के अपने अपने विचार हैं, मगर हकीकत में जनता का क्या विचार है यह तो 4 जून को ही पता लग पाएगा कि उन्होंने किसको अपनी तर्जनी उंगली का सहारा देकर के दिल्ली की सत्ता आमंत्रित की है और कहा कि संभालिए, आप जैसा दूसरा व्यक्ति कोई नहीं, चाहे कोई भी हो, कोई भी आए। अब अगर 400 पार की अगर हम बात करें तो इस पर सर ये कोई भी वीडियो, हम किसी वीडियो की पुष्टि नहीं करते। यह वीडियो जिस तरह से सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है, तो यहां पर भली बात आप देख सकते हैं कि जो जनता जनार्दन के बीच में है, कोई स्नेह से भरपूर प्यार दे रहा है, तो कहीं पर किसी जो लोकसभा के चुनाव लड़ रहे जिस क्षेत्र से, किसी भी क्षेत्र से, वहां पर किसी जो उम्मीदवार है जहां तक विदेशी अखबारों का सवाल है, तो चाइना का एक मुख्य पत्र है ग्लोबल टाइम्स, वहां पर भी एक तरह से मोदी जी के जो 400 पार का आंकड़ा है वो 420 से लेकर 430 तक एक तरह से उन्होंने अपना ऐसा शो किया है। उन्होंने ऐसा बताया है कि इतने भी हो सकते हैं। अब देखनी बात तो यह है कि हकीकत में 4 जून को किसकी कितनी सीटें आएंगी और जनता ने किस पर मोहर लगाई है, चाहे वो विपक्षी दल के कोई और नेता हो। क्या कौन कौन नेता धराशायी हुआ और कौन कौन नेता पे एक तरह से ताज का जो सेहरा, जीत का सेहरा मिला, वो तो आप आने वाले समय में देखेंगे। मगर जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो उन्होंने क्या काम किए, उन पर भी जनता जनार्दन ने अपने खुल के एक तरह से अपनी बात रखी।
और इसी कारण से हो सकता है, मे बी पॉसिबल, कि भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल हैं, इनके मुकाबले में मुझे लगता है कि, या फिर जिस तरह से जो जनता का विचार है, 400 का आंकड़ा पार कर पाएंगे, या आसानी से होगा या फिर नहीं होगा। मगर आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि क्या किसको कितना किसने धोया और किसको कितना किसने सराहा। अब धोने का मतलब यह कि जब आप किसी के मन में नहीं उतर रहे हैं तो आप अपना 150 का आंकड़ा दो, 200 का दो, 400 का दो, 300 का दो, कुछ का भी दो, कितने का भी दो, वो आपकी अपनी एक तरह से कमेंट है। तो आप देखिए, जो कहते हैं मोदी जी ने क्या किया, तो आप भली बात सुन सकते हैं कि मोदी जी ने जो किया वो शायद कोई भारत का ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं किया किसी ने, जो पीएम श्री मोदी जी ने किया। दोस्तों, आपका क्या विचार है? आप हमारी बातों पर नहीं, आप अपनी मताधिकार का प्रयोग कीजिए और एक तरह से जो आपकी राय है खुल के रखिए, अपने विचार अवश्य रखिएगा। आपकी शिकायत और सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के नमस्कार, जय भारत माता की। देखिए, प्रियंका जी बड़ी बहन है हमारी, और उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि अभी वो पहले हिंदुस्तान की भाषा शैली, हिंदुस्तान के धरातल को समझें। विदेशी पढ़ाई से हिंदुस्तान नहीं चलने वाला। वो किराने की दुकान पे स्वास्थ्य ढूंढ रही हैं, स्वास्थ्य दवाइयाँ ढूंढ रही हैं किराने की दुकान पे, तो उनको ये नहीं पता स्वास्थ्य कहाँ मिलता है और किराने की दुकान पे क्या मिलता है। दोनों भाई बहन बराबर की स्थिति में है और वो मातृशक्ति है, हमारी बहन है। लेकिन हम उनसे अपने बहुत ही मर्यादित शब्दों में ये कहना चाहेंगे कि आपके बस में नहीं है हिंदुस्तान। कृपया करके आप अपने इटली में जाइए, वहाँ मॉडर्न जमाने के साथ अपने त्योहार मनाइए। ना आपको दिवाली से मतलब, ना होली से मतलब, ना रक्षाबंधन से मतलब, ना दशहरा से मतलब। यहाँ की संस्कृति सभ्यता से आपका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ की परिस्थितियों से आपका कोई लेना देना नहीं है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, किसके लिए? किसी के लिए नहीं, सिर्फ जवान से लड़ सकती है, बाकी उन पे किसी चीज से लड़ा नहीं जाता। राजस्थान में इतनी बुरी स्थिति महिला बहन बेटियों की हो रही है, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा कि मैं यहाँ आऊँ, भरतपुर आऊँ या आसपास के क्षेत्रों में महिलाओं के उनके परिवारों के साथ खड़ा हूँ। आएंगी तो उनका अपना प्रोपेगेंडा रहता है सिर्फ मोदी जी को बदनाम करने के लिए। ऐसी कोई गाली नहीं है जो मोदी जी को इन लोगों ने नहीं दी, ऐसी कोई अपशब्द नहीं है जो इन्होंने मोदी जो गालियां पड़ रही है, जिस प्रकार का जुल्म हम पर हो रहा है, चुपचाप सहते जा रहे हैं। मजबूरी नहीं है जी। दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र का पूर्ण बहुमत के साथ 10 साल से शासन, बेदाग सरकार, 13-14 साल का राज्य का मुखिया के रूप में शासन, 23 साल का लंबा जीवन, एक दाग नहीं लगा है। उसके बावजूद भी ये जितनी गाली गलौज को एक आदमी सह रहा है, एक शब्द बोले भी ना सह रहा है, इससे बड़ी डेमोक्रेसी का पूरा प्रूफ क्या हो सकता है? नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति जो जाकर के अपने देश के एक छोटे से द्वीप के ऊपर कुछ नहीं बोलता, जाकर के 2 फोटो खिंचवाता है, एक डुबकी लगाता है और घर लौटाता है, ठीक है। और अगले दिन दूसरा एक छोटा देश, दूसरा द्वीप, वो घुटनों पर आकर के माफिया मांगता है, जनाब हेलो हमारा बोरिया बिस्तर सिमट जाएगा, बस करो यार, थोड़ा ठंडे रहो, ठीक है। और तुम उस आदमी के लिए ये कह रहे हो कि उसने खरीद लिया, उसको जरूरत तो नहीं है। कश्मीर कहाँ है? भारत का अभिन्न अंग। सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आ गई। मिडिल ईस्ट में कोई शोर मचा? कहीं नहीं साहब, घर से लेके बाहर तक कहीं कोई शोर नहीं। दुबई में कश्मीर की गलियों में, कश्मीर का जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं श्रीनगर के, जो प्रॉब्लम है, चाहे वो अनंतनाग हो, शोपोर हो, और जो नीचे के हैं जहां पर पत्थरबाजी होती थी, वहां से लेके दुबई हो, बहरीन हो, सऊदी अरेबिया हो, पाकिस्तान को छोड़कर 57 नेशन जो भी 56 नेशन जो हैं, अमेरिका हो, कोई भी हो, शोर मचाया? कहीं नहीं। शोर किसने मचाया? अब आप ये सोचिए। शोर मचाया पी चिदम्बरम ने, शोर मचाया कांग्रेसियों ने। इन लोगों ने ये बोला कि हमारी सरकार आएगी तो हम 370 को बहाल करने की रास्ते फिर से ढूंढेंगे। एक चीज जब मैं ये बोलता हूं, इसके साथ थोड़ा इतिहास देखिए। जब तक भारत में कांग्रेस की सत्ता रही, पाकिस्तान में रोटी के लाले नहीं थे, पाकिस्तान के पास अपूर्व पैसा था। बहुत महत्वपूर्ण बात। और जिस दिन कांग्रेस की सरकार हटी, पाकिस्तान का कटोरे का साइज बड़ा होता चला गया। बिल्कुल ठीक बात।
और आपके एलओसी पे इन्फिल्ट्रेशन कम हो गई, आपकी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग कम हो गई। किसी टाइम हमारे सेना के जवानों के सिर काट के ले जाके पाकिस्तान में फुटबॉल खेलते थे उनके सिर से, आज वो खत्म हो गया। हिम्मत नहीं है इधर की तरफ आंख उठा के देख लो। 370 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट ने दी, उसके खिलाफ कौन था? उसके खिलाफ आपके बुद्धिजीवी थे, आपके इंटेलेक्चुअल थे, आपके जेएनयू गैंग था, आपका। सुन रहा था इनका, ये कह रहे थे जी हम जब सत्ता में आएंगे तो सीए को हटा देंगे। ठीक है, क्या आपने कभी कांग्रेस को वक्फ बोर्ड को हटाने की बात करते हुए देखा? ये कहते हैं ना हम संविधान के संरक्षण है, हम संविधान को बचाएंगे, तो संविधान में आर्टिकल 44 लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, आप लाएंगे? अब तो संविधान बचाने वाले, वो तो संविधान तोड़ने वाले। तो बचाने वालों से सवाल कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है कि गांव होते के ऊपर कानून बनना चाहिए, तो बनाएंगे? तो किस पार्टी की बात कर रहे हैं सर? जिसने पंजाब का टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसने बंगाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसने इतना कत्लेआम किया कि मैं उसको गिनती में नहीं बता सकता। अभी जो मैंने आंकड़ा दिया थोड़ी देर पहले, कितने लोग मारे गए, अब मैं सबूत देता हूं उसका। विल डोरेंट की किताब पढ़ लीजिए। वो विल डोरेंट आरएसएस से नहीं है, बीजेपी से नहीं है, अमेरिका राइटर है, 15 किताबें लगभग लिख चुका है। उसकी किताब पढ़िए, उसकी किताब में लिखा है 8 से 9 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम हुआ 1200 सालों में। मैं नहीं कह रहा। और एक चीज और बता दूं, आप उस पार्टी की बात कर रहे हैं जो 22 तारीख को राम मंदिर के कह रहे हैं कि ये बीजेपी का इवेंट, हम नहीं जाएंगे। तो क्या प्रभु श्री राम जी बीजेपी के हैं? बीजेपी जब नहीं भी थी 1980 में, उससे पहले राम जी को मानने वाला कोई नहीं था। मेरे दादाजी मानते थे, तब तो बीजेपी नहीं थी। मेरे परदादाजी मानते थे, तब तो बीजेपी नहीं थी। मेरा बाप जब पैदा हुआ तब भी बीजेपी नहीं थी। तो वो तो सारे राम राम करते आ रहे हैं। तो क्या बीजेपी के सिर्फ राम जी है? और हाँ, विरोध करें भी क्यों ना, ये तो वही पार्टी है ना जिनके पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 19 सितंबर, डेट बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, 19 सितंबर 1959 को बाबर की दरगाह के ऊपर गए थे अफगानिस्तान सिर झुकाने के लिए। उसके बाद अब सबूत भी दे रहा हूं, इंदिरा गांधी 1968 किताब बाय नटवर सिंह, उनके जो उस समय के विदेश मंत्री थे, उनकी किताब पढ़ लीजिए। आई थिंक किताब का नाम है वन लाइफ इज नॉट इनफ। उस किताब के अंदर एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ के अंदर इंदिरा गांधी के बारे में उन्होंने क्या लिखा कि जैसे वो बाबर की दरगाह से, दरगाह नहीं बोलूंगा, उस कब्र से जैसे वो झुक के आई, तो उन्होंने एक इंग्लिश में लाइन बोली, वो क्या था? आई हैव हैड द ब्रश विद आवर हिस्ट्री। इसका हिंदी में अनुवाद कर देता हूं। इसका मतलब है कि आज मेरा सामना मेरे इतिहास से हुआ। कौन से इतिहास से बात कर रहे हैं? आपका बाबर से क्या लेना देना है? फिर 1976 के अंदर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी फिर गए, और उसके बाद 2005 के अंदर ये राहुल गांधी दोबारा से बाबर के उस टॉम पे गए। तो इनकी 4 जनरेशन बाबर के सामने झुक चुकी हैं, लेकिन इनकी 4 में से एक भी जनरेशन का एक भी बंदा आज तक अयोध्या नहीं गया। और किस ये अभी बात कर रहे हैं, 2007 में एफिडेविट दिया था इन्होंने कोर्ट में कि राम एक काल्पनिक पात्र है, राम का कोई वजूद नहीं है। किसने दिया था? इसी पार्टी ने दिया था ना। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो आज इनको वोट डालते हैं। आज हिंदू, सॉरी टू से, सच्चाई बोलना